तो यहाँ पर हम बात करते हैं यंत्रों के उपयोग के बारे में। पिछले क्लास में आपको यंत्रों के उपयोग बताए गए थे। अब उसके आगे हर एग्जाम में यंत्रों के उपयोग आते हैं, चाहे वो आपसे क्या कहा जाए यूपीएससी हो, चाहे आपसे क्या कहा जाए एसएससी हो, कोई भी डिपार्टमेंट एसएससी के सारे एग्जाम एसएससी कराए। फिर उसके पश्चात आपसे क्या कहा जाता बैंक के हो, या आपसे क्या कहा जाता रेलवे के हो, या आपसे क्या कहा जाता अदर वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो सभी में क्वेश्चन आते हैं। चलिए अच्छा देखिए, तो यहाँ पर तीसरी बात की जाती है यंत्रों के उपयोग के बारे में। किसके बारे में बात की जाती है? यंत्रों के उपयोग के बारे में। यंत्रों के उपयोग के बारे में किसके बारे में चर्चा की जा रही है? यंत्रों के उपयोग। चलिए यहाँ पर हम दो कंपैरिजन एक साथ ले रहे हैं। एक आपसे क्या कहा जाता है अमीटर, क्या यंत्र है? अमीटर है। और वहीं पर दूसरा क्या कहा जाता है? वोल्टामीटर है। एक अमीटर है, दूसरा आपसे क्या कहा जाता है? वोल्टामीटर है। एक अमीटर है, दूसरा वोल्टामीटर। अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा मापी जाती है। अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा मापी जाती है। अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। सभी को पता होता है अमीटर को परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। अब आपको कहना है कि श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो अमीटर को परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ते? श्रेणी। क्यों जोड़ा जाता है? ताकि सभी बच्चों को ये बात पता होती है कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी चालकों में धारा समान होते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी चालकों में धारा समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। ताकि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी चालकों में धारा समान होते हैं, इसलिए अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसलिए अमीटर को श्रेणी क्रम में। अब बात आती वोल्टामीटर। वोल्टामीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। वोल्टामीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर। सभी को पता होता है वोल्टामीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर। तो अब आपसे क्या कहा जाता है? वोल्टामीटर से जब विभवांतर मापा जाता है तो वोल्टामीटर को परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टामीटर को परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टामीटर को परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। अब आपको कहना है कि समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? ताकि सभी बच्चों को यह बात पता होती है कि समांतर क्रम में जुड़े सभी चालकों में, समांतर क्रम में जुड़े सभी चालकों में विभवांतर समान होता है, मतलब वोल्टेज समान होता है। समांतर क्रम में जुड़े सभी चालकों में विभवांतर समान होता है। आपने स्टेबलाइजर में देखा होगा, जहां पर कैपिटल वी लिखा होता है, जो वहां पर मीटर होता है वो वोल्टामीटर होता है। स्टेबलाइजर में जहां पर कैपिटल वी होता है वो वोल्टामीटर होता है, और जहां पर कैपिटल ए होता है वो अमीटर होता है। जहां पर कैपिटल ए होता है वो अमीटर होता है। सभी को पता होता है विद्युत धारा का मात्रक कौन है? एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है? एम्पियर होता है। वहीं पर विभवांतर का मात्रक कौन होता है? जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है। विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है? एम्पियर। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश राशि, मतलब कि स्केलर क्वांटिटीज है। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। वहीं पर विभवांतर कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। विभवांतर अदिश राशि है और विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब बात आती है घर में जितने सर्किट होते हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, पंखा, बल्ब, किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। घर में सारी चीजें किस क्रम में जोड़ी जाती हैं? समांतर क्रम में। चाहे वो बल्ब हो, फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन, कुछ भी हो, सभी किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। एक फ्यूज लगाया जाता है, वो किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। घर में जो फ्यूज लगाए जाते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में। और सभी सर्किट किस क्रम में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। किस में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में। चलिए हम अगले यंत्र के बारे में बात करते हैं, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या होता है? उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। अल्टीमीटर से क्या होता है? उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। अल्टीमीटर से क्या होता है? उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। अल्टीमीटर से क्या होता है? उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। अल्टीमीटर से क्या होता है? उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। अब वहीं पर आगे की बात आती है बैरोमीटर।
किसकी बात आती है? बैरोमीटर की बात आती है, बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। यदि बैरोमीटर की रीडिंगें अचानक गिरते हैं तो आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। यदि बैरोमीटर की रीडिंगें अचानक गिरते हैं तो आंधी या तूफान, धीरे धीरे गिरती हैं तो बारिश होती है। यदि बैरोमीटर की रीडिंगें धीरे धीरे गिरती है तो बारिश होती है, या धीरे धीरे ऊपर उठते हैं तो मौसम साफ होगा। यदि बैरोमीटर की रीडिंगें अचानक गिरते हैं तो आंधी या तूफान आने की सूचना मिलती है। यदि बैरोमीटर की रीडिंगें धीरे धीरे गिरते हैं तो बारिश होती है, अचानक गिरती हैं तो आंधी या तूफान की संभावना होती है, या धीरे धीरे ऊपर उठते हैं तो मौसम साफ होते। अब बात आती दाब। सभी बच्चे फॉर्म सीखते हैं दाब में P बराबर आपसे क्या कहा जाता है? F अपान A होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, मतलब प्रेशर इक्वल फोर्स अपान एरिया। प्रेशर इक्वल फोर्स अपान एरिया। प्रेशर इक्वल फोर्स अपान एरिया। दाब। अब यहाँ पर बल का मात्रक क्या बनेगा? जो बल का मात्रक होता है वो कौन होता है? न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। कौन होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर। दाब की खोज किसने की थी? प्रेशर की खोज किसने की थी? किसने खोज की थी? तो आपको पता होना चाहिए, वैज्ञानिक पास्कल ने किया रहता है। दाब की खोज होगा वैज्ञानिक पास्कल ने किया, इसलिए दाब का एक अन्य और मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। एक और अन्य मात्रक क्या होता है? पास्कल। अब वहीं पर दूसरी बात होती है, स्पेशल एक मात्रक होता है वायुमंडलीय दाब के लिए। स्पेशल एक मात्रक होता है वायुमंडलीय दाब के लिए, वो कौन होता है? बार। अगर बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बार किसका मात्रक है, तो क्या बताओगे? वायुमंडलीय दाब का है। बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। बार किसका मात्रक? वायुमंडलीय। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? तो 10 की घात 5 पास्कल होते हैं। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10 की घात 5 पास्कल। इस प्रकार से आप कुछ कंपेयर कर पा रहे हैं? एक बार देखिए, अच्छा कंपेयर कर पा रहे हो तो आप सभी को पता होता है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो 1 न्यूटन में आपके कितने डाइन होते हैं? तो 10 की घात 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की घात 5 डाइन। वहीं पर एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10 की घात 5 पास्कल। बार किसका मात्रक होता है? वायुमंडलीय दाब का। स्पेशल बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। हालांकि दाब का मात्रक फॉर्म होता है P इक्वल F अपान A। फोर्स प्रेशर इक्वल फोर्स अपान एरिया। तो जहां पर बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अर्थात पास्कल, ताकि दाब की खोज वैज्ञानिक पास्कल ने की थी। और 1 न्यूटन में कितने डाइन? 10 के घात 5 डाइन। और आपसे कहा जाए 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 10 के घात 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 के घात 7 अर्ग होते हैं। सभी को पता होता है क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। यदि क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। इसलिए ट्रेन की पटरियों को बिछाते समय, ट्रेन के पटरी को बिछाते समय उनके नीचे क्या लगाए जाते? स्लीपर लगाए जाते। ट्रेन के पटरी के बिछाते समय उनके नीचे स्लीपर लगाए जाते, ताकि क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि दाब कम पड़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण दाब कम हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो कीला होते हैं उनकी नोक पतली कर दी जाती है। जो कीले होते हैं उनकी नोक पतली कर दी जाती है, ताकि उनका क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो उसमें जो बल लगाया जाएगा दाब अधिक लगेगा, तो आसानी से गड़ जाएगी। वहीं पर दाब, क्षेत्रफल बढ़ने से दाब घट जाएगा, क्षेत्रफल के बढ़ने से दाब घट जाएगा, और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ जाएगा। अब वहीं पर बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। अब बैरोमीटर के बाद दूसरी बात की जाती है किसके? फायदोमीटर। फायदोमीटर से क्या होता है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। फायदोमीटर से क्या होता है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। फायदोमीटर से क्या होता है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। फायदोमीटर से क्या होता है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। फायदोमीटर से क्या होता है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। लैक्टोमीटर से क्या होता है? दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टो
तो आपसे क्या कहा जाता है, लैक्टोमीटर से क्या होता है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से क्या होता है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से क्या होता है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से क्या होता है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता, जो दूध की शुद्धता मापी जाती है वो क्या मापा जाता है, तो सभी को पता होता है आपेक्षिक घनत्व। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपेक्षिक घनत्व कहने का मतलब जो दूध की शुद्धता मापी जाती है वहां पर किस चीज को मापा जाता है, तो आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। और किस चीज को नापा जाता है, भौतिक विज्ञान की किस चीज को, तो आपसे क्या कहा जाता है, आपेक्षिक घनत्व को। घनत्व का तो मात्रक होता है, बल्कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का मात्रक होता है, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं। अब यहां पर बात की जाती है, एक तरफ बात की जाती है भैंस के दूध की, किसके बारे में, भैंस के दूध के बारे में। दूसरी तरफ गाय के दूध। भैंस के दूध का जो रंग होता है, दूध का रंग जो होगा वो कैसा होता है, सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद। भैंस के दूध का रंग कैसा होता है, सफेद। किस कारण से होता है, ताकि वहां पर केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। बात ये आती है, भैंस के दूध का रंग सफेद क्यों होता है, ताकि वहां पर केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। भैंस के दूध का रंग सफेद क्यों होता है, केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और वहीं पर आपसे कहा जाए, गाय के जो दूध होता है वो हल्का पीला होता है। गाय का दूध कैसा होता है, हल्का पीला। आपका क्या कहना है कि जो गाय का दूध है हल्का पीला क्यों होता है, हल्का पीला, ताकि यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन पाई जाती है, कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। गाय के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। गाय के दूध में लिपिड्स की मात्रा ज्यादा होती है। गाय के दूध में लिपिड्स की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए बच्चों को कौन सा दूध पिलाना चाहिए, गाय का दूध पिलाना चाहिए। बच्चे को कौन सा दूध पिलाना चाहिए, गाय का दूध पिलाना चाहिए। अब यहाँ पर जो गाय होते हैं उनका जो दूध होता है वो कैसा होता है, सफेद। बात यहाँ पर देसी गाय की होती है, जर्सी वाली गाय इनका सफेद नहीं हो, मतलब सफेद होता है, पीला नहीं हो। गाय का जो दूध का रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला। किसके कारण होता है, कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण, कैरोटीन प्रोटीन। जब दूध से दही बनता है उस समय कौन प्रभावी होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जब दूध से दही बनता है उस समय कौन प्रभावी होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूध किसके कारण मीठा लगता है, दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध किसके कारण मीठा लगता है, दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। किसके कारण मीठा लगता है, लैक्टोज शर्करा के। जब दूध से दही बन जाता है जो एसिडिक का नेचर होता है, जब दूध से दही बन जाता है जो एसिडिक का नेचर होता है वो किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड। जब दूध से दही बनता है जो उसका एसिडिक नेचर होता है वो किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। आपको पता होना चाहिए, आप जब ज्यादा खेलते हैं, कूदते हैं, कठिन ज्यादा काम करते हैं, हार्ड वर्क कर लेते हैं, आपके हाथ पैर क्यों दर्द होने लगते हैं, ताकि वहां पर लैक्टिक एसिड स्रावित होने लगता है और स्टोर होना चालू हो जाता है। किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। आपके ज्यादा दौड़ने, खेलने, कूदने के कारण हाथ पैर क्यों दर्द होते हैं, लैक्टिक एसिड के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से क्या, दूध, उसकी कौन सी चीज मापी जाती है, आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व। यहां पर आपेक्षिक घनत्व सिंपल सी एक बात बताई जाती है, तो आपसे क्या कहा जाता है, 4 सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। 4 सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है। बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 4 सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन क्या होता है, सबसे कम होता है। 4 सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, आयतन सबसे कम। दूध को कितने टेम्परेचर पर कितनी देर तक गर्म करना चाहिए, दूध को 62 सेंटीग्रेड तक और 26 मिनट तक गर्म करना चाहिए। दूध को 62 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, दूध को 62 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 26 मिनट तक गर्म करना चाहिए। दूध को 62 सेकंड तक, मतलब 62 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, दूध को 62 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 26 मिनट तक गर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए, गर्म करना चाहिए।